Hello friends, welcome back to Engineering Girls. In today's video, we will be tackling some numerical based questions from HTCS 401 Information Theory for Cybersecurity of AKTU BTech Honors degree. These questions are important for your examination. So let's get started. So in this video, we will be covering the topics of uncertainty, entropy, information measures, Hemmings code, parity check code, cyclic code, Diffie-Hellman. So the first topic is uncertainty, entropy, information measures. For this, we first need to know what is information. Information is intelligence और मैसेज इन इंफॉर्मेशन थ्योरी. इंफॉर्मेशन थ्योरी में जो इंटेलिजेंस और जो मैसेज शेयर किया जाता है वो इंफॉर्मेशन होता है. इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. इन कम्युनिकेशन चैनल में हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन में सेंड होता है, जिसकी कुछ प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड एनकोडर, नेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल, नेक्स्ट डिकोडर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. So the first information is the information that the sender is sending so that the receiver receive that information. क्योंकि ओवर द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं होता है, हमारा इंटरनेट सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर बनाना पड़ता है. तो वी यूज़ इनकोडर टू इनकोड आवर इन्फॉर्मेशन इन साइफर टेक्स्ट so that no other attacker or no other individual rather than the receiver can see the message. कम्युनिकेशन चैनल आपका वो चैनल होता है जिसके थ्रू मैसेज सेंड होता है. ओवर द कम्युनिकेशन चैनल हमारा जो मैसेज है वो साइफर टेक्स्ट में होता है. डीकोडर की तरफ, डीकोडर आपका रिसीवर का पार्ट है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डीकोड किया जाता है एंड इन्फॉर्मेशन को रिवील किया जाता है. एंड फाइनली द इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द रिसीवर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. Let's consider a source emitting independent messages M with the set of M0, M1, M2, and Mn with probability of occurrence P, P0, P1, P2, Pn. Then the amount of information is given by Im is equals to log 2 1 upon में Pm और minus log 2 Pm. मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन ये बताता है ओवर द इंटरनेट अगर आपके इंडिपेंडेंट मैसेजेस का एक सेट है जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स नंबर ऑफ मैसेजेस हैं एंड देन उनकी रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है आई एम इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 पी एम और लॉग 2 1 अपॉन पी एम. पी एम इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट मैसेज. एंड नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. मोर अनसर्टेनिटी जिसमें लोअर प्रोबेबिलिटी होती है रिजल्ट्स इन मोर इन्फॉर्मेशन. Let's consider this with taking two example. Example number 1 with probability 1/2 and example number 2 with probability 1/4. We can see after calculating both the probabilities we have received 1 bit and 2 bits. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जिन इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी लो होगी वहाँ पे ज़्यादा मैसेज रिवील होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ I1 इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर M1 एंड I2 इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर M2. लेट्स सपोज हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जिनके मैसेजेस हैं M1 एंड M2. तो उन दोनों का कंबाइंड इन्फॉर्मेशन बनेगा I1 प्लस M2. लेट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी. हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है विद M1 मैसेज एंड M2 मैसेज. M1 मैसेज का मेजर आता है I1 एंड M2 मैसेज का मेजर है I2. जब M1 एंड M2 की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करेंगे दोनों इंडिपेंडेंट मैसेजेस का तो P कंबाइन बनेगा P M1 इंटू P M2. वैसे ही जब इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे तो I M1 एंड M2 का कंबाइंड फार्मूला बनेगा माइनस लॉग 2 ब्रैकेट में P M1 इंटू P M2. लॉग की प्रॉपर्टी है जब उनके नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग ऐड हो जाता है. तो उस फार्मूले के बेसिस पे हमने लॉग 2 M1 प्लस लॉग M2 और बाहर ब्रैकेट रखा. जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा माइनस लॉग 2 P M1 माइनस लॉग 2 P M2. एंड फाइनल कंक्लूजन आता है I M1 M2 इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2. सो वी हैव प्रूव कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट मैसेजेस हैं M1 एंड M2 तो उनका कंबाइंड मैसेज जो होगा वो इन्फॉर्मेशन भी कंबाइंड हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंट्रोपी. इट मेजर द अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन अ सेट ऑफ आउटकम्स. सेट ऑफ आउटकम्स में जो अनसर्टिनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये उसको मेजर करता है. इट्स डिफाइंड फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विद पॉसिबल वैल्यूज़.
सपोज़ हमारे पास n नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशंस हैं और इनके मेजर्स है I1, I2 डॉट 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 IN, एंड लेट्स सपोज़ हमारे पास n नंबर ऑफ़ मैसेजेस हैं जिनकी वेरिएबल है M1, M2 डॉट 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 MN। तो एंट्रोपी कैलकुलेट होता है टोटल इन्फॉर्मेशन अपॉन में नंबर ऑफ़ मैसेजेस। इन जनरल अगर बात करें, सपोज़ हमारा मैसेज x है तो एंट्रोपी कैलकुलेट होता है माइनस सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 टू n तक, वेयर PXI log 2 PXI होता है, जो ये कैलकुलेट होता है बिट पर सिंबल में। Let's discuss about the properties of entropy. First property is entropy is zero if event is sure, that is probability is either 1 और 0। हमने ये पहले भी पढ़ रखा था, डिस्कस किया था कि एंट्रोपी अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करता है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी हमारी श्योर होगी कि या तो इवेंट अकर नहीं करेगा या तो इवेंट 100% अकर करेगा, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी अकर ही नहीं कर सकती, जिसकी वजह से एंट्रोपी हमारा ज़ीरो होगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है Px log 2 Px। लेट्स टेक एग्जांपल विद प्रोबेबिलिटी 1 एंड प्रोबेबिलिटी 0। यहाँ पे जब हमने इन्हें सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारा 0 एंड 0 आया। तो यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 या 0 होगा तो आपका एंट्रोपी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन Pk इज़ 1/m फॉर ऑल m, लेट्स सपोज़ कि जितने भी मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/m है, दैट इज़ फॉर सेम सिंबल, देन द एंट्रोपी इज़ log 2m। ये कैसे सॉल्व होगा? हमारे एंट्रोपी का फॉर्मूला था Pk log 2 Pk, जहाँ Pk की वैल्यू 1/m दी गई है तो वो हमने 1/m पुट कर दिया, एंड कि log 1/m की बजाय हमने इसे माइनस log 2m में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमें ये पता है कि हम 1 से लेकर m तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर 1/m को m तक कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 1 ही आएगा, तो ये log से m कट जाएगा, देन हमारे पास आंसर आएगा log 2m। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेमिंग्स कोड। हेमिंग्स कोड इज़ एन एरर करेक्टिंग कोड यूज टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और स्टोरेज। डेटा को जब ट्रांसमिट या स्टोर किया जाता है तो उसमें एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। ये एक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड है जो सिंगल बिट एरर को फाइंड करता है एंड उसको सही करता है। रिडंडेंट बिट्स, क्योंकि हेमिंग्स कोड पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, जो कि है एक रिडंडेंट बिट्स, एक्स्ट्रा बाइनरी बिट्स दैट आर जनरेटेड एंड एडेड टू द इंफॉर्मेशन कैरिंग बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र टू इंश्योर दैट नो बिट्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफ़र। ये हम अपने डेटा में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके हेमिंग्स कोड जनरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे डेटा ट्रांसफ़र में कोई लॉस नहीं हुआ है। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारा मैसेज 11011101 है, क्योंकि हमारा मैसेज 7 बिट का है तो टोटल नंबर ऑफ़ पैरिटी जो रिडंडेंट बिट्स हम ऐड करते हैं वो हमारी पैरिटी बिट होती है, और पैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आगे दिया हुआ है। क्योंकि हमारा मैसेज 7 बिट का है तो टोटल नंबर ऑफ़ हेमिंग्स कोड जो है वो 11 बिट का बनेगा, क्योंकि रिडंडेंट बिट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है जिसमें R आपका रिडंडेंट बिट होता है और M आपका मैसेज बिट होता है। वी हैव कैलकुलेटेड कि टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स आपका 4 है। अब हमें ये देखना है कि इस टेबल में जो आपका पैरिटी बिट है वो कहाँ कहाँ स्टोर होगा, तो वो हम 2 की पावर से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ पैरिटी 4 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 मतलब 1, तो एक पैरिटी यहाँ पर आएगी। 2 की पावर 1 इज़ 2, तो एक पैरिटी यहाँ पर आएगी। 2 की पावर 2 4, तो एक पैरिटी यहाँ पर आएगी। और 2 की पावर 3 मतलब 8, एक पैरिटी यहाँ पर आएगी। और बाकी जो बचे हुए बिट्स है वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। नाउ लेट्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पैरिटी। पैरिटी की पोजीशन मैंने बता दी है, एक पोजीशन ये रहा पैरिटी, पैरिटी, पैरिटी और P3। और फिर बाकी जो बचे हुए बिट्स है वहाँ पे हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया। हमारा डेटा था 11011101, तो 11011101। लेट्स कैलकुलेट द पैरिटी। पैरिटी चेक करने का फॉर्मूला है हमारा, जो हमारा P0 होता है उसके लिए चेक करने के लिए हम एक्सॉर करते हैं ऑड बिट्स का, दैट इज़ 1 3 5 7 9 और 11। तो ऑड बिट्स का जब हम एक्सॉर करते हैं तो हमारा आंसर आया 1। नेक्स्ट हम P1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। P1 के लिए हम P1 का पैरिटी बिट कैलकुलेट करने के लिए हम 2 3 6 7 10 एंड 11 बिट्स का एक्सॉर करेंगे।
जब उसका एक्सॉर किया तो आंसर आया 1। P2 के लिए 4, 5, 6, 7 बिट्स को चेक करेंगे, उनका एक्सॉर आया 0। P3 के लिए 8, 9, 10, 11 का चेक करेंगे, एक्सॉर आया 0। तो हमारी फाइनल वैल्यू आई 1, 1, 0, 0। ये जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है, P0 के लिए जो पोजीशन ली है, P1 के लिए जो पोजीशंस लिए है, P2 के लिए जो पोजीशंस लिए है और P3 के लिए जो पोजीशंस लिए हैं, ये फार्मूला है, आपको इस चीज़ को याद करना होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि P0 जो सबसे पहली बिट है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगी, उसके लिए ऑड सारे कैलकुलेट होंगे, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11। P1 जो कि सेकंड बिट पे है, उसके लिए सेकंड के 2 देन 2 छोड़कर, दैट इज़ वो सेकंड बिट पे है तो 2, 3, फिर 4, 5 छोड़ के 6, 7, फिर 8, 9 छोड़ के 10, 11। P3 फोर्थ बिट पे है तो उसके लिए आगे के 4 कैलकुलेट होंगे, दैट इज़ 4, 5, 6, 7। P3 एट्थ पे है तो उसके आगे के 4, दैट इज़ 8, 9, 10, 11। उसके बाद जो हमारी ये पैरिटी बिट्स कैलकुलेट हुई है, इसको हम अपने टेबल में प्लेस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1। तो ये वो फाइनल हैमिंग कोड है जो ट्रांसफ़र होगा ओवर द इंटरनेट, ताकि इन केस इन्फॉर्मेशन में कोई एरर आए तो उसको हम इस कोड के थ्रू कैलकुलेट कर लें। नाउ लेट्स चेक कि हम एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट कैसे करेंगे। तो हमने लास्ट में देखा था कि हमारा फाइनल बिट जो आया वो 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 आया था। तो यहाँ पे हमने लेकिन डेटा रिसीव किया है 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा एट्थ बिट है, ये जो कि यहाँ पे 0 था, हमने यहाँ पे रिसीव किया है 1, तो हमारे एट्थ बिट पे एरर है, ये हमें पता चल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो बिट हमें रिसीव हुई है उसको पोजीशन वाइज प्लेस कर देंगे, देन दोबारा से पैरिटी चेक करेंगे पिछले वाले फार्मूला से। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी रिसीव पैरिटी थी और जो कैलकुलेटेड पैरिटी थी, वहाँ पे सेकंड बिट और फर्स्ट बिट में एरर आया है। तो नाउ लेट्स चेक। अब हमने ये तो देख लिया कि पैरिटी कोड में कहीं दिक्कत है, लेकिन किस पोजीशन पे हमारा एरर है हमें वो अभी तक नहीं पता चला है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। जो हमने पैरिटी कैलकुलेट की थी उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, P3, P2, P1, P0। P3 था 1, P2 था 0, P1 0 एंड P0 0। इनको जब लिखेंगे 1, 0, 0 बेस 2, जब इसको हम डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 बेस 10। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि हमारा जो 8 बिट था दैट इज़ ये, यहाँ पे एरर था। तो लास्ट स्टेप है आपका इस बिट को करेक्ट करना, इस 1 को हम 0 लिख देंगे तो फाइनली हमारा करेक्टेड मैसेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ समझ के नहीं, खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरिटी चेक कोड। ये सिर्फ एरर को डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता। पैरिटी चेक कोड किस तरीके से काम आता है, आपका जो डेटा मैसेज है उसके लास्ट बिट में हम एक पैरिटी ऐड कर देते हैं बेस्ड ऑन दी पैरिटी विच टाइप ऑफ पैरिटी वी आर यूजिंग, आइदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अगर इवन पैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ़ वंस को देखेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ़ वंस इवन नहीं होता है तो इसको इवन करने के लिए एक 1 ऐड करेंगे लास्ट में। अगर हमारे नंबर ऑफ़ वंस ऑलरेडी इवन है तो लास्ट पैरिटी बिट को हम 0 लिख देंगे। ऑड पैरिटी में हमें नंबर ऑफ़ वंस को ऑड करना होता है अपने मैसेज में। नाउ लेट्स चेक कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एग्जांपल लिया है हमने कि हमारे पास डेटा है 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ 1 हमारे 4 है जो कि इवन है। इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग हमें 1 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेटा में हमने लास्ट बिट में 0 ऐड कर दिया। तो लेट्स सपोज़ कि रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया है वो 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 रिसीव किया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ 1 जो है 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ 1 जो है वो 5 आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये एरर डिटेक्ट करता है क्योंकि हमने इवन पैरिटी के हिसाब से मैसेज सेंड किया था। टोटल नंबर ऑफ़ 1 जो है वो 4 होने चाहिए थे, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ़ 1 जो रिसीव हुआ है वो 5 है। यहाँ पे हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ 1 गलत है, लेकिन किस पोजीशन पे गलत है, कहाँ पे करेक्ट करना है, हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसी एग्जांपल को ऑड पैरिटी में चेक किया है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ वंस ऑड रखने थे, हमारे पास इवन था, तो लास्ट पैरिटी बिट में हमने एक 1 ऐड कर दिया था। लेट्स सपोज़ रिसीवर ने रिसीव किया था लास्ट में 0, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ 1 जो है यहाँ पे इवन है, लेकिन हमने ऑड पैरिटी यूज़ की थी जिसकी वजह से हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वंस जो है वो ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन करेक्ट नहीं कर सकते इसे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइक्लिक कोड। अभी मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, इसको अगर आप कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो डिस्कस करते हैं साइक्लिक कोड के बारे में, जिसको हम SCRC भी कहते हैं, दैट इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एक्सीडेंटल चेंजेस और एरर इन द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में जो एक्सीडेंटल चेंजेस और एरर आता है ये उसको डिटेक्ट करता है। ये भी करेक्ट नहीं करता बट डिटेक्ट कर सकता है। ये एक जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज़ करता है। इसमें हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं और एक जनरेटर पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज हमने ले रखा है x³ + x + 1। इस जनरेटर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x की पावर जो होती है उस बिट पे 1 आएगा और जो पावर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे 0 आएगा। जैसे x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो x की पावर 0 मेंशन है। x की पावर 0 अगर 1 है तो x ये 0th पोजीशन पे हमने 1 रखा। अब x की पावर 1 दैट इज़ x वो भी प्रेजेंट है तो 1th पोजीशन पे हमने 1 रखा। x की पावर 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से नेक्स्ट बिट हमारा 0 हुआ। x की पावर 3 हमारा प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये 3rd पोजीशन पे 1 आया, जिसकी वजह से हमारा पॉलिनोमियल जो जनरेट होगा वो 1 0 1 1 जनरेट होगा। इस जनरेटर की के हेल्प से हम कुछ डेटा ऐड करते हैं अपने मैसेज में, जो हेल्प करता है साइक्लिक कोड जनरेट करने में, जिससे हम एरर डिटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 2 टाइप के वेरिएबल है n एंड k। n डिनोट करता है जो नंबर ऑफ़ बिट्स सेंडर सेंड कर रहा है और k डिनोट करता है जो पॉलिनोमियल हमने यूज़, नंबर ऑफ़ बिट्स इन द की, हमारे की में जितने नंबर ऑफ़ बिट्स है जो कि जनरेटर पॉलिनोमियल से जनरेट हुआ है। तो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल वेयर द डेटा दैट हैज़ टू बी सेंड इज़ 10100। सपोज़ कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो 100100 है एंड यूजिंग द जनरेटर पॉलिनोमियल x³ x² + 1। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारे पास x की पावर 0 मेंशन है, x की पावर 2 मेंशन है, x की पावर 3 है। तो जनरेटर पॉलिनोमियल से जो की हमारा जनरेट होगा वो 1101 जनरेट होगा। अब इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि जितने नंबर ऑफ़ बिट्स जनरेट हुए हैं उसमें -1 दैट इज़ k-1 बिट हम अपने डेटा में ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ बिट्स हमारे पास पॉलिनोमियल में है 4, तो 4 - 1 3। तो हमारा जो डेटा है उसमें हम लास्ट में 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड करने के बाद जो बिट हमारे पास जनरेट होकर आती है हम उसको की से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने डिवाइड किया 1010000 को 1101 से, तो फाइनल सॉल्व करके हमारा रिमाइंडर आता है 001। तो ये 001 जो रिमाइंडर आया है इसको हम ऐड कर देंगे हमारे डेटा बिट में। तो फाइनली जो डेटा रिसीवर रिसीव करेगा वो 1001000001 होगा। इन केस अगर ये डेटा रिसीवर रिसीव नहीं करता या फिर अगर यही डेटा रिसीव करता है तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो हमने डेटा रिसीव किया है उसको जनरेटर पॉलिनोमियल से यूजिंग बाइनरी डिवीजन डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब हमारा डेटा करेक्ट है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब डेटा जो है इनकरेक्ट है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ एरर हुआ है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ डिफ़ी-हेलमैन। डिफ़ी-हेलमैन के बारे में यूनिट 3 में अच्छे से कवर किया गया है डिटेल में, इवन वहाँ पर भी एक एग्जांपल इसका दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि एक अलग से वीडियो बनाई है सारे न्यूमेरिकल्स के लिए तो इस वजह से हमने एक डिफ़ी-हेलमैन का क्वेश्चन यहाँ पे भी डाल दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफ़ी-हेलमैन। डिफ़ी-हेलमैन एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड है, जहाँ पे दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ डिफरेंट कीज़ यूज़ करती है अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इसकी एल्गोरिथम में 2 टाइप की कीज़ यूज़ होती है, एक पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जो प्राइवेट की होता है वो दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ का अपना प्राइवेट होता है, एंड जो पब्लिक की होता है वो प्राइम नंबर का यूज़ करके और डिफ़ी-हेलमैन के फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है पब्लिक की, जो कि आपस में शेयर करते हैं शेयर्ड सीक्रेट मैसेज को रिवील करने के लिए। सो लेट्स सपोज हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 6 है एंड उसका जो प्राइम नंबर है वो हमारा 13 है, एंड जो जनरेटर ऑफ प्राइम है वो P है। सो जब दोनों की अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ थी, लेट्स सपोज दिस इज़ एलिस एंड दिस इज़ बॉब। तो एलिस की प्राइवेट की 5 है दैट इज़ स्मॉल a, एंड बॉब की प्राइवेट की 4 है दैट इज़ स्मॉल b। रैंडमली जनरेटिंग प्राइवेट की, ये जनरेटेड प्राइवेट की है। पब्लिक की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है g⁻⁻ प्राइवेट की mod p, एंड g इज़ आपका जनरेटर ऑफ p दैट इज़ p 6 mod 5, 6 की पावर 5 mod 13, एंड बॉब का है 6 की पावर 4 mod 13। दोनों इस फार्मूले से दोनों का पब्लिक की जनरेट हुआ है, जो एक दूसरे से वो शेयर करेंगे, अपनी पब्लिक कीज़ को एक्सचेंज करेंगे। एलिस ने अपनी पब्लिक की बॉब को दी एंड बॉब ने अपनी पब्लिक की एलिस को दी।
जब भी मैसेज शेयर हुआ तो शेयर्ड सीक्रेट रिवील करने का फॉर्मूला है शेयर्ड पब्लिक की, जो कि एलिस ने बॉब को दी। बॉब सीक्रेट रिवील करने के लिए एलिस का पब्लिक की यूज़ करेगा और एलिस सीक्रेट रिवील करने के लिए बॉब का पब्लिक की यूज़ करेगी। तो शेयर्ड की पावर में प्राइवेट की मोड पी। तो यहाँ पे बॉब के लिए हमारे पास एलिस का पब्लिक की आया था 2, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 mod 13, तो हमारा शेयर्ड सीक्रेट निकल कर आया 3। वैसे ही और एलिस बॉब का पब्लिक की यूज़ करेगी, दैट इज़ 9 रेज़ टू दी पावर 5 mod 13। शेयर सीक्रेट आया 3, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो दोनों की इन्फॉर्मेशन जो शेयर्ड हुई है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 और 3 कैलकुलेट हो चुका है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो डिफ़ी-हेलमैन है वो सही से अप्रोच हुआ है। So thanks for watching this video. If you have found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Engineering Girls. Let us know in the comments if you have any question or topics you would like us to cover. Good luck with your exam and see you in the next video.